नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। अभी हाल ही में हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए और यहाँ पर 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के थोड़ा सा जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत में क्या प्रोसीजर है, उसको भी हम लोग इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक मैं द्रौपदी मुर्मू जी की बात करूँ तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो हमारे देश की, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी की जहाँ तक बात करें, ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन भी है जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर चुनी गई है। जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे, तो द्रौपदी मुर्मू जी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है। और ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। संथाल ट्राइब ये वही ट्राइब है। जब हम लोग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपने एक टॉपिक वहाँ पर पढ़ा होगा कि 1857 से पहले जो पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग हुए, तो आप वहाँ पर सुना होगा, आपने देखा होगा कि 1855 में एक संथाल रेवेलियन भी हुआ था। बिहार में हुआ था, हालांकि ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन संथाल ट्राइब ही था वहाँ पर। और इसके जो दो इम्पोर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे वो थे सीदो एंड कान्हू। यहाँ से इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है या किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1855 में जो संथाल रिवोल्ट हुआ, संथाल रेवेलियन हुआ, उसके लीडर कौन थे। तो सीदो और कान्हू उसके लीडर हुआ करते थे। तो ये पहली ट्राइबल वुमेन है जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर इलेक्टेड होने वाली है यंगेस्ट महिला है। ठीक है। अगर महिला और पुरुषों की अगर हम लोग बात करें जो अब तक भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो यंगेस्ट हैं वो आपको द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अभी तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति, सबका जन्म कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले सबका जन्म हुआ था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्यों इनको यंगेस्ट कह रहे हैं? क्योंकि आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ है और अभी तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए सब कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले सबका जन्म हुआ था। आगे पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करें तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में इस बार दो मुख्य उम्मीदवार थे। एक थे यशवंत सिन्हा जी और दूसरी थी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की जहां तक हम लोग बात करें तो एनडीए के तरफ से ये उम्मीदवार बनी थी। एनडीए की तरफ से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी की ही जो एलाइड पार्टीज हैं, जो गठबंधन में पार्टीज हैं बीजेपी के साथ, उसको हम लोग एनडीए कह देते हैं। और यशवंत सिन्हा जी की जहां तक हम लोग बात करें तो हालांकि ये पहले बीजेपी के ही लीडर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया। तो इनको यूपीए का सपोर्ट था। खास करके इसमें हम लोग देखें तो कांग्रेस मेन पार्टी होती है यूपीए में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की हम लोग बात करते हैं, और कांग्रेस के जो समर्थक दल होते हैं उसमें यूपीए में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी की जहाँ तक हम लोग बात करें तो इनको जो है 64.03% के आसपास इनको वोट मिला और इस तरीके से ये जो है 15वां राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ हमारे देश के लिए वो जीत गई। द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मयूरभंज की मैं आपको खासियत बताऊं तो ज्योग्राफिकल इसका इम्पोर्टेंस है। देखिए, यहाँ पर आपको एक माइन दिखेगा जिसका नाम है गुरु महिशानी माइंस। गुरु महिशानी माइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब गुरु महिशानी माइंस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पर आपको आयरन के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल सकता है यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससी में, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु महिसानी माइंस कहाँ है, कौन से स्टेट में है। तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा में है। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये बेसिकली आपको आयरन के लिए फेमस है। अब जहाँ तक हम लोग बात करें इनके द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन काल के बारे में,
तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखें यहाँ पर तो ओडिशा में जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो चुनाव होता है तो एमएलए भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो काफ़ी इनका जो पॉलिटिकल रूप से काफ़ी एक्टिव रही हैं ये, और आज के डेट में हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अब जरा सा हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जो लोकसभा और जहाँ तक हम लोग बात करें तो विधानसभा, बेसिकली आप सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए जो इलेक्शन होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही उसको कंडक्ट करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जहां तक बात करें तो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 324 में इसको डिस्कस किया गया है भारतीय संविधान में। अब यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्लियामेंट का अपर हाउस और लोअर हाउस होता है उसके एमपी तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स में क्यों इस पर जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में भी ये प्रावधान था, लोकसभा में भी ये प्रोविजन था कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को यहाँ पर राष्ट्रपति उसका जो है मनोनयन उसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन होता था, अपॉइंटमेंट होता था, उस प्रोविजन को हमारे संविधान से अब बाहर कर दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा आज भी राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है, अपॉइंटमेंट उनका होता है। तो ये अपॉइंटेड मेंबर जो है लोकसभा और राज्यसभा के, हालांकि राज्यसभा के ही, अब लोकसभा में तो अपॉइंटेड मेंबर का कोई कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना राज्यसभा और लोकसभा के, वही यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली की जहाँ तक हम लोग बात करें तो वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, वही पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि हम लोग देखें तो हमारे संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि 2 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ के भी जो एमएलए हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट राष्ट्रपति के चुनाव में कर सकते हैं। उनका भी पार्टिसिपेशन राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। लेकिन यहाँ पर एमपी और एमएलए का जो वोट होता है ना, उसका जो अगर हम लोग वोट के वैल्यू की बात करें तो वो डिफरेंट होता है। देखिए, राज्यसभा के एमपी हो या लोकसभा के एमपी हो, उनका जो वोट का वैल्यू होता है वो होता है 700 के आसपास। ठीक है, मतलब एक एमपी अगर वोट कर रहा है तो उसके वोट का वैल्यू हो गया 700। लेकिन राज्यों में ये फिक्स नहीं होता है, हर राज्य पर डिपेंड करता है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से और नंबर ऑफ एमएलएज के हिसाब से। देखिए, यहाँ पर होता क्या है, अगर हम लोग राज्यों के एमएलएज के वोट को डिटरमाइन करने की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं ना, है ना, उससे डिवाइड कर दिया जाता है किसको, उस राज्य के पॉपुलेशन को। लेट्स एज्यूम, मान लेते हैं किसी राज्य का पॉपुलेशन है 1000, ठीक है, और उसमें जो एमएलएज की संख्या है 10 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना हो गया 100। फर्दर इसको और 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पर नंबर लिया है, पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ एमएलएज भी स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक एमएलए के वोट को डिटरमाइन करना हो तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि उस राज्य का पॉपुलेशन, उस स्टेट का पॉपुलेशन जितना होगा उसको डिवाइड किया जाएगा कितना, किससे, नंबर ऑफ एमएलए से, मतलब उस राज्य में जितने एमएलए हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है ना, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो वैल्यू निकलता है वो एक एमएलए का, उस राज्य का जो है वो एमएलए का वैल्यू होता है, उसके वोट का वैल्यू होता है। जैसे अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए होते हैं उनका जो वोट का वैल्यू होता है एक एमएलए का, वो सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ वहाँ पर जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं उसकी संख्या भी सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट का वैल्यू है 208
उसी प्रकार से महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो 175, और उसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल 8 आपको दिखेगा, 8 दिखेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर नंबर ऑफ एमएलएज भी काफ़ी कम होते हैं। तो ये वोट के वैल्यू को भी थोड़ा सा प्रोसीजर, अगर कल को एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग में आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी के वोट का वैल्यू कितना होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एमएलएस के वोट का वैल्यू कितना होता है, और एमएलए का वोट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इस चीज़ की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, अगर अभी की अगर हम लोग बात करें तो एक एमपी का जो वोट का वैल्यू है वो है 700, लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, वहाँ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुन करके आते थे लोकसभा में, तो पहले हुआ करता था 708, 708 हुआ करता था एक एमपी का जो वोट का वैल्यू है वो, लेकिन अब घटा करके इसको 700 कर दिया गया है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के प्रोसीजर की बात अगर हम लोग करें, तो जो भी कैंडिडेट है वो अगर राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर फेस करना चाहता है, तो वो एक दो स्टेज से, पहला स्टेज तो नॉमिनेशन स्टेज होता है उसका, उससे गुजरना होगा उसको। उसमें इसको 50 जो है प्रोपोजर्स होने चाहिए, और 50 जो है सेकेंडर्स होने चाहिए। मतलब 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उसके नॉमिनेशन को सपोर्ट करें, और 50 जो होना चाहिए, 50 जो होना चाहिए, वो सेकेंडर्स भी यहाँ पर होना चाहिए जो उस व्यक्ति के नॉमिनेशन को सपोर्ट करता हो। अब ये जो प्रोपोजर्स हो सकते हैं और जो सेकेंडर्स हो सकते हैं, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा के एमपी हो सकते हैं, या फिर वो स्टेट के एमएलएज भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे प्रोसीजर हो गए। इसके बाद वोटिंग कैसे होता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। भारत के राष्ट्रपति को डायरेक्ट भारत की जनता नहीं चुनती है। बेसिकली हमारे द्वारा, भारत की जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चुनते हैं लोकसभा के लिए और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, वही यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनके चुनाव को हम लोग कहते हैं बेसिकली सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, दो कैंडिडेट्स हैं, मान लेते हैं, एक हैं द्रौपदी मुर्मू जी और दूसरे हैं यहाँ पर यशवंत सिन्हा। अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति को क्या होगा, बैलेट पेपर मिलेगा और उसमें प्रेफरेंस के हिसाब से वो नाम लिखेगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का नाम उसने पहले लिख दिया और यशवंत सिन्हा जी का नाम उसने बाद में लिख दिया। मतलब इस व्यक्ति का जो फर्स्ट चॉइस है वो द्रौपदी मुर्मू जी है और सेकंड चॉइस जो है वो यशवंत सिन्हा है। अब हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति होगा यहाँ पर, उसका फर्स्ट चॉइस यशवंत सिन्हा जी होंगे और सेकंड चॉइस होंगे यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी। इस प्रकार से होता है। उसके बाद यहाँ पर उस बैलेट पेपर का क्या होता है, काउंटिंग होता है। इसमें से जो भी कैंडिडेट को फर्स्ट पोजीशन ज़्यादा मिला है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में टाई हो गया है तो सेकंड पोजीशन को यहाँ पर फिर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव का जो है वो काउंटिंग होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो किसी भी कैंडिडेट को 50% जो वोट है वो सिक्योर करना होगा, और उसमें यहाँ पर जितने वोट कास्ट हुए उसका 50% प्लस 1 जो है वो वोट सिक्योर करना होगा, तभी वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी मैंने आपको समझा दिया। साथ ही साथ यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने एडिशनल आपको बताए हैं कि आपको एक पॉइंट तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की 15th जो प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है, वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो संथाल रेबेलियन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। 1855 में हुआ था। सीधो और कान्हू दो इसके इम्पोर्टेंट लीडर थे। और अगर हम लोग इसके रीजन की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखेंगे, चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो इस वजह से ये भी पता होना चाहिए आपको कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में गुरु महिसानी माइंस आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आयरन के रिजर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, साथ ही साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।